अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। कत्ल की एक वारदात की तफ्तीश पेश कर रहा हूँ। इस कहानी में आपको तफ्तीश और सुराग रसानी देखने को तो मिलेगी ही, लेकिन इसके साथ ही इंसान की नफ्सियात भी काबिल गौर है। हमारे यहाँ अगर कोई शख्स एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर ले तो एक भौचाल सा आ जाता है और लान तान से बढ़कर नौबत कत्ल तक पहुंच जाती है। ये इंसान की नफ्सियात है कि वो बुराई पर उतर आए तो शैतान भी कान पकड़ता नजर आता है, और यही इंसान जब नेकी पर उतर आए तो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है। ये उन दिनों की बात है जब मैं सुबह पंजाब के एक जिले के छोटे से शहर के थाने में तैनात था। एक दिन दोपहर 3 बजे का वक्त होगा। एक अधेड़ उम्र औरत थाने में आई। उसके साथ 2 मर्द भी थे। पूछने पर पता चला कि एक औरत मर गई है और इन लोगों को शक है कि उसे कत्ल किया गया है। मैंने इनसे पूछा कि इन्हें ये शक क्यों है कि इस औरत को कत्ल किया गया है। दोनों मर्दों में से एक ने बताया कि लाश की हालत ऐसी है जिससे शक होता है कि मकतूला ने खुद कोई जहरीली चीज़ खा ली है या किसी ने उसे जहर खिला दिया है। मैंने देखा कि औरत बिल्कुल नहीं बोल रही थी, सिर्फ दोनों मर्द बोल रहे थे। मैंने पूछा कि रिपोर्ट किसकी तरफ से दर्ज होगी, तो दोनों मर्दों ने औरत की तरफ इशारा किया और बताया कि वो दोनों इस औरत के महल्लेदार हैं। मैंने इस औरत से नाम पूछा तो उसने अपना नाम शादो बताया और मरने वाली का नाम सरदार बेगम बताया। मैंने इससे पूछा कि मरने वाली से इसका क्या रिश्ता है और क्या इसके घर में कोई मर्द नहीं है। उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। शादो ने बताया कि मरने वाली उसकी सौकन थी और इनका शौहर तकरीबन 8-9 माह पहले फौत हो गया था। शौकन का लफ्ज़ सुनते ही मेरे जहन में शौकनों की रवायती दुश्मनी और चपकलिश आ गई। बहरहाल मैंने रिपोर्ट दर्ज की और शादो के घर चला गया। सरदार बेगम की लाश एक चारपाई पर पड़ी हुई थी। मैंने लाश की ज़ाहिरी हालत देखते ही यकीन कर लिया कि इसकी मौत जहर खाने की वजह से हुई है। मैंने लाश कब्जे में लेकर मौके पर ज़रूरी कार्रवाई की और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और ख़ुद तफ्तीश में लग गया। मैंने मौके का गहरी नज़रों से मुआयना किया। एक तरफ तामचीनी की एक प्लेट में थोड़ा सा हलवा पड़ा हुआ था। साफ नज़र आ रहा था कि इसमें से हलवे की ज़्यादा मिकदार खाई जा चुकी है। मैंने हलवा अपने कब्जे में लेकर केमिकल एग्जामिनर के पास भिजवा दिया। मुझे शक था कि मकतूला को इस हलवे में जहर दिया गया होगा। बहरहाल हलवे की रिपोर्ट आने पर ही पता लग सकता था कि जहर हलवे में दिया गया है या किसी और तरीके से। मैंने शादो से जो मालूमात हासिल की, इनके मुताबिक शादो और सरदार बेगम के मुश्तरका खामिद का नाम मसूद अहमद था। वो कारोबारी आदमी था और छोटा मोटा कारोबार करता था। शादो मसूद अहमद की दूसरी बीवी थी और सरदार बेगम पहली बीवी थी। सरदार बेगम मसूद अहमद के रिश्तेदारों में से थी, जबकि शादो का इनके खानदान बल्कि बिरादरी से भी कोई ताल्लुक नहीं था। सरदार बेगम से 2 बेटे और 1 बेटी थी, जबकि शादो से कोई औलाद ना हुई। मैंने शादो से पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसने जवाब दिया कि लड़की की शादी हो चुकी है और दोनों बेटे अलग रहते हैं, दोनों शादीशुदा हैं। मेरे पूछने पर शादो ने बताया कि इनको इतला भिजवा दी है। मैंने शादो से तमाम तफसीलात पूछी जो मुख्तसरन बयान कर देता हूँ। मसूद अहमद का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। उसने शादो के साथ चोरी छुपे शादी की थी और उसको अलग किराए के मकान में रखा हुआ था। मसूद अहमद ने ये राज किसी को नहीं बताया था। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। फिर वो वक्त आया जब मसूद अहमद बीमार हो गया और ये बीमारी तूल पकड़ती गई। जब मसूद अहमद को अपने बचने की कोई उम्मीद ना रही तो उसने पहली बीवी सरदार बेगम के सामने ये इंकिशाफ कर दिया कि उसने चोरी छुपे एक और शादी कर रखी है। ये सुनकर सरदार बेगम को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। मसूद अहमद ने दूसरी बीवी शादो को बुलाकर उसका हाथ सरदार बेगम के हाथ में दिया और कहा कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, कोई पता नहीं कि कब जान निकल जाए। शादो ने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब उसका आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शराफत और ख़ानदानी होने की वजह से इसको तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। सरदार बेगम ने शौहर के सामने वादा किया कि वो शादो का हर तरह से ख्याल रखेगी और उसको अकेला बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। इस वाक़ये के चंद रोज़ बाद ही मसूद अहमद फौत हो गया। सरदार बेगम ने अपने शौहर की वसीयत को दिलो जान से तस्लीम कर लिया और शादो से कहा कि वो इसे सोकलों की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रखेगी। सरदार बेगम ने शादो को अपने पास बुला लिया, मगर उसके दोनों बेटे इस बात से खुश न थे और ना ही उन्होंने शादो को सौतेली माँ की हैसियत से कबूल किया था।
और इसकी वजह से घर में आए रोज लड़ाई झगड़े रहने लगे। इन हालात से तंग आकर सरदार बेगम शादो को लेकर इसी किराए के मकान में आ गई जहां पहले शादो रहा करती थी। बेटी ब्याह दी गई थी और दोनों बेटे भी शादीशुदा थे और अपनी जिंदगी में मगन थे, इसलिए उन्होंने मां के जाने की परवाह न की। दोनों बेटों ने दिखावे और दुनियादारी निभाने के लिए कई बार अपनी मां सरदार बेगम से कहा कि वो इनके पास आ जाए, लेकिन इस शर्त पर कि शादो उसके साथ ना हो। सरदार बेगम ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो मरते दम तक अपने शौहर की वसीयत पर अमल करेगी और शादो का साथ नहीं छोड़ेगी। बाप के कारोबार और बैंक में जमाशुदा रकम पर बड़े बेटे शरीफ ने बहानों से कब्जा कर लिया था। सरदार बेगम और शादो परेशानी से दो चार हो गईं। सरदार बेगम पढ़ी लिखी थी, उसने महल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और इसके अलावा बच्चियों को कुरान भी पढ़ाने लगी। शादो ने करीब के लड़कियों के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस से अपनी मुश्किल बयान की तो उसने शादो को स्कूल के छोटे मोटे कामों के लिए रख लिया। इस तरह इनको अच्छी खासी आमदनी होने लगी और घर का खर्चा आसानी से चलने लगा। सरदार बेगम कुछ महीने 15 दिनों बाद अपने बेटों से मिलने चली जाती थी। बड़े बेटे शरीफ का रवैया उसके साथ अच्छा ना होता था। वो माँ से यही कहता था कि शादो को छोड़ दे और घर आ जाए, लेकिन सरदार बेगम किसी तरह भी ये बात मानने पर तैयार नहीं थी और शरीफ को इस पर बहुत गुस्सा आता था। बहरहाल सरदार बेगम बड़े अज़्म और हिम्मत से वफा की पुतली बनी, अपने मरहूम शौहर से किया हुआ वादा निभा रही थी और शादो भी इसके साथ पूरा ताउन कर रही थी। अब मैं वाक़यात को मुख्तसर करके बात इस रोज़ पर ले आता हूँ जिस रोज़ सरदार बेगम मर गई थी। शादो स्कूल से छुट्टी के बाद कामकाज से फारिग होकर घर पहुंची तो उसने देखा कि सरदार बेगम मुर्दा पड़ी हुई थी। शादो ने चीखो पुकार की तो महल्लेदार इकट्ठे हो गए। कुछ समझदार लोगों ने राय दी कि पुलिस को इत्तला देना जरूरी है। उन्होंने लाश की हालत देखकर शक जाहिर किया कि इसको जहर दिया गया है या फिर इसने खुद जहर खा लिया है, इसलिए पोस्टमार्टम जरूरी है। इस तरह दो आदमी शादो को साथ लेकर मेरे पास थाने में आ गए और ये वही आदमी थे जिन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का मशवरा दिया था। हम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने वाज़े अल्फाज में लिखा था कि मकतूला की मौत जहर खाने के बायस हुई है। डॉक्टरों ने यह भी लिखा था कि मकतूला के मैदे में गैर हजमशुदा हलवा पाया गया और यह हलवा जहरीला था। इससे साबित होता था कि मकतूला को हलवे में जहर मिलाकर दिया गया है। फिर केमिकल एग्जामिनर से हलवे की रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट में लिखा था कि हलवे का जो नमूना तज्जिए के लिए भेजा गया है वो जहरीला है। मुझे आज भी याद है कि केमिकल एग्जामिनर ने लिखा था कि हलवे में संख्या पाया गई है। यहाँ मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि संख्या को सिम अल्फाज भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे आर्सेनिक कहा जाता है। शीशा और रंग तैयार करने वाली दवाइयों में, स्याहियों में और मोहलिक जंगी गैस तैयार करने में भी ये इस्तेमाल की जाती है। शीशे में संख्या मिलाकर गोल छर्रे तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा दवाइयों की तैयारी में भी इसका इस्तेमाल होता है। इंसानों के लिए इसका बराह रास्त इस्तेमाल मोहलिक होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आने से पहले मेरा यह ख्याल ये भी था कि ये इत्तेफाकिया हो सकता है कि हलवे में पकाते वक्त कोई जहरीला कीड़ा मकोड़ा मर गया हो और मकतूला को इसके गिरने का इल्म न हुआ हो। मैंने शादो से पूछा था कि घर में हलवा पकाया गया था तो शादो ने कहा था कि घर में हलवा नहीं पकाया गया। अगर पकाया गया होता तो वो बर्तन या कढ़ाई में मौजूद होता, लेकिन खाना पकाने वाले बर्तन सब साफ थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई थी कि सरदार बेगम को कत्ल किया गया है या सरदार बेगम ने खुदकुशी कर ली हो। लेकिन फिर मैंने ये सोचकर इस ख्याल को रद्द कर दिया कि अगर वो खुदकुशी करती तो हलवा घर में पकाती और जहर मिलाती, जबकि इस रोज़ घर में हलवा पकाया ही नहीं गया था। अब सोचने वाली बात यह थी कि जहरीला हलवा आया कहाँ से? ऐसा कौन दुश्मन हो सकता है जो सरदार बेगम को ये जहरीला हलवा दे गया? सरदार बेगम मुअम्मर औरत थी और उसके पास जायदाद भी नहीं थी कि जायदाद की खातिर कोई उसे कत्ल कर देता। वो नौजवान और हसीन भी नहीं थी कि किसी रकावत की वजह से कत्ल हो जाती। ये सवालात मेरे जहन में एक सवालिया निशान बनकर जम गए थे और जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने शादो से पूछा कि किसी के साथ कोई दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? नहीं जी, शादो ने मेरे सवाल के जवाब में कहा। मेरी सौकन सरदार बेगम की किसी के साथ दुश्मनी या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। वो तो बड़ी ही प्यारी और मौम औरत थी। मैंने उसे कभी गुस्से में नहीं देखा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी औरत का कौन दुश्मन हो सकता है।
किसी पर कोई शक? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं जी, शादो ने कोरा जवाब दिया। मैंने शादो से बहुत सवाल किए, इसे तरह तरह से कुरेदा, मगर उसने ऐसा कोई इशारा ना दिया जिसे मुझे कातिल के मुतालिक कोई इशारा मिल सकता। मैं बहुत परेशान हो गया। यह कत्ल मेरी अकल और समझ से बाहर था और मेरे लिए एक मुअम्मा बन गया था। पूछगछ और कार्रवाइयों में रात हो चुकी थी। मुझे बताया गया था कि मकतूला के दोनों बेटे भी आए हुए हैं। मैं इनसे भी पूछगछ करना चाहता था, लेकिन पता लगा कि मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद घर आ गई है और वो लोग तहजीज़ और तकफीन के इंतजामात में लग गए हैं और मैं थाने आ गया। मैंने अगले दिन मकतूला के बेटों को थाने बुलाने का फैसला कर लिया। मुझे उम्मीद थी कि इनसे काम की कोई न कोई बात ज़रूर मालूम हो जाएगी। अगले दिन मैंने मकतूला सरदार बेगम के दोनों बेटों को थाने बुला लिया। दोनों आ गए। मैंने इसके साथ अफसोस का इजहार किया और इनसे पूछा कि इनकी किसी के साथ दुश्मनी या लड़ाई हो तो मुझे बताएं। मैंने नोट किया कि मेरे साथ सिर्फ बड़ा बेटा शरीफ बात करता था, छोटा बेटा उसकी तायद में सर हिला देता था। हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, शरीफ ने जवाब दिया। ना ही हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसलिए आप ये बात जहन से निकाल दें। किसी पर कोई शक? मैंने पूछा। हाँ, मुझे शादो पर शक है, शरीफ ने कहा। मैं शरीफ से ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। ये तो शादो ने बताया था कि शरीफ इससे नफरत करता है और उसका घर में रहना पसंद नहीं है, लेकिन इस हद तक नफरत के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। इस शक की कोई वजह? मैंने शरीफ से पूछा। ऐसी औरतों से हर किस्म की तवक्को रखी जा सकती है, शरीफ ने नफरत भरे लहजे में कहा। ऐसी औरतों से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने हैरान होकर पूछा। ये तुम्हारी सौतेली माँ है। शादो तवाइफ है, शरीफ ने कहा। मैंने इसे कभी माँ नहीं समझा। ऐसी औरतें पैसे की भूखी होती हैं या हमारी लाइल्मी में हमारे बाप को खाती रही है। हो सकता है कि हमारी माँ के पास हमारे बाप की दी हुई कोई खुफिया रकम हो, जिसे हथियाने के लिए इसने हमारी माँ को जहर दे दिया हो। ऐसी बाजारी औरतों का क्या भरोसा कि कब दगा दे जाएं। ये मेरे लिए एक नया इंकिशाफ था और खासा सनसनीखेज इंकिशाफ था। शादो ने ये बात मुझसे छुपाई थी और छुपानी चाहिए भी थी। ये कुदरती बात है कि ऐसी बातें छुपाई जाती हैं। मैंने शरीफ से पूछा कि इसे किस तरह ये बात मालूम हुई है कि इसकी सौतेली माँ शादो तवाइफ हुआ करती थी। उसने बताया कि उसके मरहूम बाप के एक दोस्त ने उसे ये बात बताई थी। इस दोस्त को इस खुफिया शादी के मुतालिक भी मालूम था। मसूद अहमद के मरने के बाद इस दोस्त ने शरीफ को सब कुछ बता दिया था। उड़ती उड़ती ये बात कुछ और लोगों को भी मालूम हो गई थी। यही वजह थी कि शरीफ शादो के खिलाफ था और अपनी माँ का उसके साथ रहना पसंद नहीं करता था। मैंने शरीफ के साथ और भी बहुत सी बातें की, लेकिन शरीफ हर बात को खींच तान कर उसका रुख शादो की तरफ कर देता और ये साबित करने की कोशिश करता कि मकतूला सरदार बेगम को शादो ने जहर देकर मारा है। पुलिस वाले जरा जरा सी बात को खंगालने बैठ जाते हैं और हर किसी को शक की नज़रों से देखते हैं। शरीफ की बातों में कुछ वजन था, इसलिए अब शादो मेरी नज़र में मशकूक हो गई थी। बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी। मुद्दिया खुद मुश्तबा बन गई थी। मैंने शरीफ के छोटे भाई इदरीस से भी पूछगछ की, लेकिन इसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वो बहुत कम बोलने का आदी मालूम होता था और मेरे हर सवाल का मुख्तसर तरीन जवाब देता था। ज़्यादातर सवालों के जवाब या हाँ या ना में दिए थे। मैंने दोनों भाइयों को भेज दिया और कहा कि इनकी ज़रूरत पड़ी तो मैं इन्हें बुला लूँगा। मैंने हर पहलू पर गौर किया, लेकिन किसी नतीजे पर न पहुँच सका। मैंने अपने मुखबिर भी महल्ले में फैला दिए थे। मुझे उम्मीद थी कि वो कोई काम की बात मालूम कर लेंगे। मैंने मुखबिरों से ख़ास तौर पर ये कहा था कि वो ये बात मालूम करने की कोशिश करें कि मकतूला सरदार बेगम और शादो के आपस में ताल्लुकात कैसे थे। क्या इनमें कभी झगड़ा हुआ था? कत्ल वाले दिन मकतूला के घर कौन कौन आया था? किसी ने प्लेट में कोई चीज़ लेकर आते किसी को देखा हो, वगैरह वगैरह। ये और इसी किस्म की बातें करने को मैंने तफ्तीश का नाम दिया था। ये केस मेरे लिए दर्द-ए-सर बन गया था। बज़ाहिर ये एक कत्ल का केस था, लेकिन इस लिहाज से मुश्किल था कि दूर दूर तक कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ये एक ऐसा कत्ल था जिस पर कत्ल की कोई माकूल वजह मालूम नहीं हो रही थी। न लड़ाई झगड़ा, न दुश्मनी, न दौलत, न जायदाद, न हुस्न, जवानी, न शादी का झगड़ा। मैंने बहुत मगज मारा, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। ले देकर एक शादो ही रह जाती थी जिस पर शरीफ ने शक जाहिर किया था। मैंने शादो से इस शक पर पूछगछ करने का फैसला कर लिया। सरदार बेगम की मौत के बाद शादो अकेली रह गई थी। वो अक्सर सरदार बेगम को याद कर कर के रोती रहती थी।
स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने उसकी यह हालत देखी तो शादो को स्कूल में ही रहने के लिए एक कमरा दे दिया था। ये बात मुझे लोगों से मालूम हुई थी। मुखबिरों ने सरदार बेगम और शादो के मुतालिक जो रिपोर्टें दी वो सब मिलती जुलती थीं। इनका खुलासा बयान कर देता हूँ। दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। वो एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं, खाना इकट्ठे खाती थीं, एक दूसरे के कपड़े धो देती थीं। महल्ले में इनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। इन सब बातों के बावजूद मैंने शादो से पूछगछ करना ज़रूरी समझा। वाक़ियत और हालात ऐसे थे कि शादो पर भी शक किया जा सकता था कि इस वारदात में उसका हाथ हो सकता है। मैंने एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे इस गर्ल्स स्कूल का पता समझाकर कहा कि वो स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ चला जाए और वहाँ से शादो को थाने लेकर आए। हेड कांस्टेबल चला गया और मैं एक बार फिर इस अंधे कत्ल के ताने बाने में उलझ गया। सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगा तो मैं जहन को सुकून देने के लिए दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। 2-2:30 बजे का वक्त होगा जब हेड कांस्टेबल शादो को लेकर आ गया। शादो के साथ एक मुअज़्ज़िज़ सी औरत भी थी। उस औरत ने अपना तारुफ कराया तो पता लगा कि वो इस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है जहाँ शादो काम करती है। मैंने दोनों को बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने लगा। बातों बातों में हेड मिस्ट्रेस ने बताया कि वो शादो के साथ इसलिए आई है कि शादो बहुत घबरा रही थी कि पता नहीं थाने में उसके साथ क्या सलूक होगा। मैंने हेड मिस्ट्रेस को तसल्ली दी कि शादो से सिर्फ पूछगछ करनी है, वो परेशान ना हो और शादो को थाने में छोड़ जाए। मेरे तसल्ली देने पर हेड मिस्ट्रेस शादो को हौसला और दिलासा देकर चली गई। मैंने शादो के दिल से थाने का खौफ दूर करने के लिए उसके साथ हमदर्दाना बातें शुरू कर दी और बातों का रुख उसके मरहूम हामिद की तरफ मोड़ दिया। हामिद के जिक्र पर वो जज्बाती हो गई और अपने हामिद की तारीफें इस तरह करने लगी जैसे वो इंसान ना हो, कोई फरिश्ता हो। क्या ये बात सच है कि तुम तवाइफ हो? मैंने ना चाहते हुए भी शादो से ये सवाल पूछ लिया। ये मेरी मजबूरी थी। मेरा सवाल सुनकर उसे झटका सा लगा और उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। फिर उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। हूँ नहीं, कभी थी, शादो ने कहा और सर झुका लिया। फिर एक झटके से उसने झुका हुआ सर ऊपर उठाया और गुस्से से बोली, या ये बात आपसे शरीफ ने कही होगी कि शादो तवाइफ है। इसके बाप ने गंदगी की दलदल से निकालकर मुझे जो इज्जत दी थी, इस हिसाब से मैं उसकी माँ लगती हूँ। लेकिन सौतेला बेटा मुझे माँ तो क्या समझता, वो तो मुझे अपने बाप की बीवी की बजाय बाप की रखेल समझता है। शादो की ये बात सुनकर मुझे दिलचस्पी महसूस हुई और मैंने शादो से कहा कि अगर वो मुनासिब समझे तो पूरी तफसील से बताए कि उसकी शादी मसूद अहमद के साथ कैसे हुई थी। शादो ने मुझे बताया कि वो सारी बात सुनाने को तैयार है, लेकिन बात बड़ी लंबी है। मैंने उसे कहा कि वो हर बात तफसील से सुनाए और वक्त की परवाह ना करे। इसके जवाब में शादो ने अपनी ज़िंदगी की सारी दास्तान तफसील से सुना दी और जो मुख्तसर करके मैं आपको बताता हूँ। शादो का असल नाम शमशाद बेगम था और घर वाले उसे शादो कहते थे। शादो का बाप एक सरकारी दफ्तर में चपरासी था। ये गरीब लोग थे और तंगी तुर्शी से गुजारा करते थे। शादो के अलावा 4 और थे, 2 भाई और 2 बहनें थीं। शादो इन सबसे बड़ी थी और पहली औलाद होने की वजह से लाडली थी। बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। इस वजह से शादो की आदतें बिगड़ गई थीं और वो अपनी बात मनवाने की आदी हो गई थी। 5 बच्चे हो जाने की वजह से घर के अखराजात में इजाफा हो गया तो शादो के बाप ने दफ्तर से छुट्टी के बाद बाजार में तिक्के कबाब बेचने शुरू कर दिए। ये काम चल निकला और अच्छी खासी आमदनी होने लगी। इस तरह घर के हालात बेहतर हो गए। शादो अगरचे गरीब के घर पैदा हुई थी, मगर अल्लाह ने उसको हुस्न की दौलत से मालामाल किया था। बाप ने 5 जमातें पढ़ाने के बाद उसे स्कूल से उठा लिया था कि इनके ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज न था। यूँ शादो घर में माँ का हाथ बटाने लगी। शादो को फिल्मों और फिल्मी गाने सुनने का बड़ा शौक था। फिल्म तो उसने कभी नहीं देखी थी, लेकिन फिल्मी हीरो और हीरोइनें उसके जहन पर सवार रहती थीं। वो भी अपने आप को किसी हीरोइन से कम न समझती थी। बाप ने उसकी जिद से मजबूर होकर उसे एक ट्रांजिस्टर रेडियो ले दिया था जिस पर वो बड़ी बाकायदगी से गाने सुनती थी। जब से वो जवान हुई थी, महल्ले के नौजवान लड़कों की तवज्जो का मरकज़ बन गई थी। इनमें से एक लड़का उसे अच्छा लगता था। उसका नाम जमाल था। इसका बाप मर चुका था और वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। जमाल अच्छी शक्ल सूरत का गोरा चिट्टा नौजवान था। उसके रिश्तेदार लाहौर में रहते थे और वो अक्सर लाहौर जाता रहता था। शादो की पसंदीदगी से बढ़कर चोरी छुपे मुलाकातों तक पहुंच गई और फिर वो जमाल के इश्क में ऐसी अंधी हुई कि घर से भागने को भी तैयार हो गई।
जमाल ने उसे बताया था कि लाहौर में उसकी बड़ी जान पहचान है और वो ज़रूर शादो को किसी फिल्म में हीरोइन का रोल दिला देगा। फिर एक रोज़ दिन दहाड़े शादो माँ से एक सहेली के घर जाने का कहकर हमेशा के लिए इस घर से निकल आई जहाँ वो पैदा हुई थी, जहाँ माँ बाप ने उसे गोद खिलाया था और उसके नाज नखरे बर्दाश्त किए थे और देखे थे। इस माँ को छोड़ आई जिसने उसका गू मूत्र धोया था और उसे दूध पिलाया था। इस बाप को छोड़ आई जिसने उधार पैसे लेकर भी उसकी हर ख्वाहिश हर जिद पूरी की थी। यहाँ पहुंचकर शादो ने बताया कि घर से निकलते वक्त उसके जहन में ये सारी सोचें आई थीं, मगर फिर इन सोचों पर जमाल का तिलिस्म गालिब आ गया और लाहौर की फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के तस्वुर ने उसकी आंखों को खीरा कर दिया और अकल पर पर्दा डाल दिया। शादो ने कहा कि नौजवान और कच्चे जहन की लड़कियों को ऐसे अंधे और मुंहजोर जज्बात से बचना चाहिए और हर हाल में वालिदैन की इज्जत को मुकद्दम रखना चाहिए, वरना घर से निकलने वाली हर लड़की का हाल मेरे जैसा होगा। अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाते हुए इस मकाम पर पहुंचकर शादो हिचकियां ले लेकर रोने लगी। मैंने उसे खुलकर रोने दिया। जब वो रो रो कर हल्की हो गई तो उसने बात आगे बढ़ानी शुरू की। जमाल ने शादो को बता रखा था कि वो घर से निकलकर कहाँ पहुंचे। शादो मुकर्ररा जगह पहुंची तो जमाल उसका मुंतजिर था। जमाल अपने घर से अच्छी खासी रकम चोरी करके ले आया था। वहां से वो रेलगाड़ी में बैठे और लाहौर आ गए। लाहौर में जमाल उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया। ये छोटा सा क्वार्टर था। जमाल का दोस्त फिर वजीराबाद का रहने वाला था और लाहौर में नौकरी करता था। वो अकेला रहता था। इस दोस्त ने जमाल और शादो को एक कमरा दे दिया जो खाली था। दूसरे कमरे में दोस्त का सामान था। उन्होंने रात वहां गुजारी। सुबह हुई तो जमाल का दोस्त बाजार से नाश्ता ले आया। नाश्ते के बाद वो तो दफ्तर चला गया और शादो और जमाल क्वार्टर में अकेले रह गए। दोस्त के जाने के बाद शैतानियत का मुजाहरा करके एक हयादार हब्बाजादी को बेहया बना दिया। जमाल का दोस्त अंधा नहीं था, वो जानबूझकर अंधा बना हुआ था। उसको पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में क्या खेल खेला जा रहा है। वो मौके के इंतजार में था कि लूट के माल में से अपना हिस्सा वसूल करे। इधर शादो ने जमाल को जोर देना शुरू कर दिया कि वो इसके साथ शादी कर ले, मगर जमाल ने ये कहकर उसे मुतमईन कर दिया कि फिल्म वाले शादीशुदा लड़की को हीरोइन नहीं लेते। अगर इन्हें पता लग गया तो लड़की शादीशुदा है तो वो साफ इनकार कर देंगे। इस तरह शादो को घर से भागे हुए 1 महीना गुजर गया। इस दौरान जमाल ये जाहिर करता रहा कि वो एक फिल्म कंपनी वालों से बातचीत कर रहा है कि वो शादो को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन ले लें। एक रोज़ जमाल शादो से ये कहकर चला गया कि वो एक और फिल्म कंपनी से बात करने जा रहा है, उम्मीद है कि काम बन जाएगा। जमाल चला गया तो उसका दोस्त आ गया और फिर वही सब कुछ होने लगा जो हो रहा था। शादो बेबस और कमज़ोर थी, कुछ भी न कर सकी। तवाइफ का फिर भी कुछ मोल होता है, लेकिन शादो तो लूट का माल थी। जमाल वापस आया तो शादो ने उसे सारी बात सुनाई। ये सुनकर जमाल गुस्से में आ गया और अपने दोस्त के साथ झगड़ने लगा। ये कहाँ की शरीफजादी है, दोस्त ने तंजिया लहजे में कहा। तुम्हारा इससे रिश्ता क्या है? ज़्यादा बकबक करोगे तो थाने इतला कर दूंगा, फिर तुम दोनों का जो हाल होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। यहाँ रहना है तो मेरी मर्जी से रहना होगा। दोस्त की ये बात सुनकर जमाल खामोश हो गया। अगले दिन उसने शादो से कहा कि उसने एक जगह बात कर ली है और वो वहाँ जा रहे हैं। दोस्त दफ्तर चला गया तो दोनों उसके क्वार्टर से निकल गए। जमाल उसे एक ऐसे इलाके में ले गया जहाँ फिल्म कंपनियों के दफ्तर थे और चारों तरफ फिल्मी बोर्ड लगे हुए थे। जमाल इसे एक छोटे से दफ्तर के अंदर ले गया। दफ्तर में 3 आदमी बैठे हुए थे। दफ्तर की फजा सिगरेट के बदबूदार धुएं से बोझल हो रही थी। इन आदमियों ने शादो को इस तरह देखा जिस तरह कसाई गाय को देखते हैं। इनकी नजरें बरमे की तरह शादो के बदन को छेदने लगीं। इनकी नजरों में सताइश की बजाय शैतानियत थी। शादो घबराकर सिमटने लगी तो जमाल ने उसे समझाया कि वो घबराए नहीं, ये फिल्म के हिदायतकार और प्रोड्यूसर वगैरह हैं। अच्छी तरह देख लें राठौर साहब, जमाल ने बड़ी मेज के पीछे बैठे हुए मोटे से आदमी से कहा। हीरा है हीरा, आप इसे अपनी फिल्म में हीरोइन लेकर घाटे में नहीं रहेंगे। लड़की तो ठीक है, राठौर ने शादो को तोलने वाली नजरों से देखते हुए कहा। खर्चा कुछ कम कर दो। आपकी मर्जी राठौर साहब, जमाल ने तो टोक अंदाज में कहा। खर्चा कम नहीं होगा। अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं किसी और डायरेक्टर से बात कर लेता हूँ। ऐसी हीरोइन का तो मुंह मांगा मुआवजा होना चाहिए। थोड़ी रद्दोकत के बाद राठौर ने एक लिफाफा अपनी मेज की दराज से निकाला और जमाल को दे दिया। जमाल ने लिफाफा जल्दी से जेब में डाल लिया। राठौर ने कहा कि इस माहिदे की खुशी में मिठाई होनी चाहिए।
उसने एक नोट निकाल कर जमाल को दिया कि वो जाकर मिठाई ले आए। जमाल ने शादो को कहा कि वो घबराए नहीं, वो अभी मिठाई लेकर आता है। जमाल को गए काफ़ी देर हो गई तो शादो का दिल घबराने लगा। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। एक आदमी ने उठकर उससे ये कहा कि आराम से बैठी रहो, अब तुम बिक चुकी हो। वो घबरा गई और रोने लगी। राठौर की ज़बानी शादो पर इस होलनाक और शर्मनाक हकीकत का इंकशाफ हुआ कि जमाल उसे इन लोगों के हाथ बेचकर चला गया है। राठौर ने उसे ये भी कहा कि जब तक वो इनके साथ है जब तक रहेगी, फिर जब वो इससे ऊब जाएंगे तो इसे तवाइफों के हाथ बेच देंगे। माँ बाप ने उसका शमशाद नाम रखा था और दुनिया अब उसे शादो बाई बनाने जा रही थी। इसने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया। फिर एक दिन इसे भागने का मौका मिल गया। इस दिन राठौर नशे में था। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और वो लड़खड़ा रहा था। शादो ने उसकी जेबों की तलाशी ली तो इसे कुछ छोटे बड़े नोट मिल गए। नोट शादो ने अपने लिबास में छुपा लिए और कमरे से बाहर निकल आई। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। रात का वक्त था। शादो ने बाहर निकल कर देखा, ये एक कोठी थी। इसे इर्द गिर्द कोई नजर न आया। वो बड़ी एहतियात से छुपती छुपाती कोठी के गेट तक पहुंची, मगर गेट पर अंदर की तरफ ताला लगा हुआ था। शादो ने इधर उधर देखा। उसे लान में एक कुर्सी पड़ी नजर आई। शादो ने कुर्सी दीवार के साथ रखी और इसी पर चढ़कर दीवार पर चढ़ गई और फिर वहां से बाहर की तरफ कूद गई। उसने बाहर निकलकर जायजा लिया। ये छोटी बड़ी कोठियों का इलाका था। शादो वहां से तेज तेज चलती हुई निकल आई और मेन रोड पर पहुंच गई। मेन रोड पर ट्रैफिक चल रही थी। शादो रेलवे स्टेशन तक जाना चाहती थी, लेकिन इसे कुछ पता नहीं था कि वो किस तरफ जाए। किसी से पूछते हुए वो डरती थी कि किसी गलत आदमी के हत्थे न चढ़ जाए। शादो ने बेहतर यही समझा कि किसी रिक्शे में बैठ जाए और उससे कहे कि स्टेशन पहुंचा दे। पैसे उसके पास काफ़ी थे। उसने ऐसा ही किया और एक रिक्शे वाले ने उसे लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया। स्टेशन पर पहुंचकर उसने सोचा कि वो जाएगी कहाँ। घर वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने खुदकुशी के मुतालिक भी सोचा, लेकिन उसकी हिम्मत न पड़ी। वो अपनी इस ज़िंदगी के मुतालिक सोचने लगी जो उसने अपने माँ बाप के घर गुजारी थी। फिर घर छोड़ने के बाद उस पर जो गुजरी उसके मुतालिक सोचने लगी। इसे एहसास भी न हुआ कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो इस वक्त चौंकी जब एक दरमियानी सी उम्र के आदमी ने उससे पूछा कि उसे क्या परेशानी है और वो क्यों रो रही है। शादो ने आंसू पोंछकर इस आदमी की तरफ देखा। वो शक्ल से ही एक सुलझा हुआ और शरीफ इंसान नजर आ रहा था। उसके चेहरे से नरमी झलक रही थी। इस आदमी ने शादो को दिलासा दिया कि वो बिल्कुल ना घबराए और उसे बताए कि क्या परेशानी है। इस आदमी ने यह भी कहा कि अगर वो इस तरह खड़ी रोती रहेगी तो किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाएगी। ये सुनकर शादो लरस कर रह गई। शादो ने बताया कि इस आदमी के अंदाज में इतनी शफकत और अपनायत थी कि उसका जी चाहा कि उसे सब कुछ बता दे। शादो ने मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी दास्तान अलम उसे सुना दी। सारी बात सुनकर इस आदमी ने उसे तसल्ली दी कि वो इसकी पूरी पूरी मदद करेगा। इस आदमी ने उसे कहा कि वो अपने घर का पता बताए ताकि वो इसे घर पहुंचा दे। शादो ने कहा कि वो किसी भी सूरत घर वापस नहीं जाएगी। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर वो इस पर एतमाद करे तो उसके साथ चले। शादो थोड़ी सी देर में ही उस आदमी से मुतासिर हो गई थी। उसने उस पर एतमाद करने का फैसला कर लिया और उसके साथ चल पड़ी। यह आदमी मसूद अहमद था। मसूद अहमद उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया। फिर अगले दिन एक किराए का मकान लेकर अपने कुछ दोस्तों को वहां बुलाया और शादो से बाकायदा निकाह पढ़वा लिया। निकाह से पहले मसूद अहमद ने शादो को बता दिया था कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। शादो ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। इस तरह शादो मसूद अहमद की दूसरी बीवी बनकर एक अलग मकान में रहने लगी। मसूद अहमद ने शादी को खुफिया रखा। सिर्फ इन्हीं चंद दोस्तों को शादी का इल्म था जो उसमें शरीक हुए थे। मसूद अहमद ने बड़ी कामयाबी से इस शादी को निभाया और कभी शादो को कोई तकलीफ या शिकायत नहीं होने दी। शादो नमाज रोजे की पाबंद हो गई और जी जान से मसूद अहमद की खिदमत करने लगी। वो रो रो कर अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती थी। उसके साथ जो जुल्म हुआ था इसकी वजह से उसके ऐसी खराबी पैदा हो गई थी कि वो माँ नहीं बन सकती थी। मसूद अहमद ने कभी भी शादो को इस बात पर ताना नहीं दिया था। फिर वो वक्त आया जब मसूद अहमद शदीद बीमार हो गया और उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी न रही। तो मसूद अहमद ने शादो से कहा कि ऐसा न हो मेरे मरने के बाद तुम दरबदर हो जाओ। मेरी पहली बीवी बहुत नेक और सादतमंद है। मैं तुम्हें उसके हवाले करना चाहता हूँ। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी।
फिर मसूद अहमद ने अपनी पहली बीवी सरदार बेगम के आगे अपनी दूसरी शादी का इंकशाफ किया और इससे दरख्वास्त की कि वो शादो का साथ कभी न छोड़े। सरदार बेगम ऐसी शौहर परस्त और बीवी थी कि उसे अल्लाह की बंदी ने मरते दम तक अपना अहद निभाया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन शादो का साथ न छोड़ा। अपनी दास्तान सुनाकर शादो फिर रोने लगी और मैं सोचने लगा कि जरा सी गलती की शादो को कितनी भयानक सजा भुगतना पड़ी। यहाँ मैं कहानी से हटकर बात करूँगा। हो सकता है कि किसी को एतराज़ हो कि शादो की कहानी में लिचरपन है, लेकिन मैंने इस दास्तान को इसलिए तफसील से शामिल किया है कि नौउम्र और नौजवान लड़कियाँ और लड़के इस उम्र में बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाते हैं और बुरा भला सोचे बगैर घर से निकल जाते हैं। ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए घर की चार दीवारी से बढ़कर कोई जगह महफूज नहीं हो सकती। शादो की कहानी मैंने इबरत हासिल करने के लिए बयान की है। अगर इससे नौजवान लड़के लड़कियां इबरत हासिल करेंगे तो इससे लिखने वाले का हक अदा हो जाएगा। शादो के इतने लंबे बयान से मुझे ये भी मालूम हो गया कि वो सरदार बेगम की कितनी इज्जत करती थी। ये नामुमकिन सी बात थी कि वो सरदार बेगम को जहर देकर हलाक करती। मैंने शादो से कुछ और बातें पूछकर उसे भेज दिया। शादो चली गई तो मैं फिर सरदार बेगम के कातिल के मुतालिक सोचने लगा। मुझे कोई ज़रा सा भी इशारा मिल जाता तो मैं अपनी पूरी तवानाइयाँ सिर्फ करके कातिल का सुराग ढूंढ निकालता। मुखबिर भी नाकाम रहे थे और मेरे काम की कोई बात मालूम न कर सके थे। अलबत्ता एक मुखबिर ने ऐसी रिपोर्ट दी थी जो सरदार बेगम के बड़े बेटे शरीफ के खिलाफ शक पैदा करती थी। अब मैंने इसी पहलू पर तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। इस मुखबिर ने बताया कि शरीफ शादो के खिलाफ तो था ही, लेकिन जब इसकी मां सरदार बेगम ने उसकी बात न मानी और शादो का साथ न छोड़ा तो वो माँ के भी खिलाफ हो गया। वो कहता था कि माँ उसकी बेइज्जती करा रही है और लोग उन पर थू थू कर रहे हैं कि जवान बेटों के होते हुए माँ किराए के मकानों में ठोकरें खा रही है और बच्चों को पढ़ाकर दाल रोटी पूरी करती है। शरीफ ने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, मगर सरदार बेगम किसी सूरत भी शादो का साथ छोड़ने पर रजामंद न हुई। सरदार बेगम का कहना था कि वो अपने मरहूम खामिंद की वसीयत पर मरते दम तक अमल करेगी। मुखबिर ने यह भी बताया कि शरीफ को यह कहते भी सुना गया था कि बेहतर होता माँ भी बाप ही के साथ मर जाती, इस तरह बदनामी तो न होती। शरीफ लोगों के तरह तरह के सवालों से बड़ा परेशान था और कई लोगों से उसका झगड़ा भी हुआ था। जब लोगों को ये मालूम हुआ कि शादो मसूद अहमद की दूसरी बीवी है और मसूद अहमद ने चोरी छुपे एक और शादी कर रखी थी, तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। शरीफ को अपने मरे हुए बाप पर भी बड़ा गुस्सा था कि वो तो खुद तो मर गया था और उनके लिए बदनामी छोड़ गया था। मैंने इन तमाम बातों पर गौर किया तो मुझे शरीफ का किरदार मशकूक लगने लगा। मैंने ज़रूरी समझा कि शरीफ को शामिल तफ्तीश कर लूँ। सरदार बेगम को कत्ल हुए 3 दिन गुजर गए थे और मैं अभी तक इब्तिदाई तफ्तीश में फंसा हुआ था। मैंने फैसला कर लिया कि अगले दिन सुबह पहला काम यही करूँगा कि शरीफ को बुलाकर उस पर दबाव डालूंगा कि अपनी माँ को उसने खुद जहर देकर मारा है और इसकी वजह भी मौजूद है। अगले दिन मैंने अपने एएसआई से कहा कि वो मकतूला सरदार बेगम के बड़े बेटे शरीफ के दफ्तर चला जाए और उसे थाने ले आए। शरीफ एक सरकारी महकमे में स्टेनो था। मैंने एएसआई को इसके दफ्तर के मुतालिक समझाकर कहा कि वो एक कांस्टेबल को साथ ले जाए। एएसआई उसी वक्त चला गया। एएसआई चला गया तो मैं दिली दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि कोई रास्ता मिल जाए, अंधेरे में कोई रोशनी की किरण नजर आ जाए। मैं इसी उधड़पुन में बैठा था कि अब तफ्तीश को किस तरह आगे चलाऊं कि कांस्टेबल ने मुझे बताया कि 2 औरतें मुझसे मिलना चाहती हैं। मैंने कांस्टेबल से कहा कि वो इन्हें मेरे पास भेज दे। कांस्टेबल चला गया। उसके जाने के बाद 2 औरतें अंदर आ गईं। इनमें से एक तो शादो थी और दूसरी को मैं पहली बार देख रहा था। मैंने इनको बिठा लिया। शादो के साथ आने वाली एक जवां औरत थी और लिबास और चेहरे से मुअज़्ज़ज़ नजर आ रही थी। उसने अपना तारुफ कराया तो पता चला कि वो इस स्कूल में उस्तानी है जहां शादो नौकरी करती है। मैंने इनसे आने का मकसद पूछा तो उस्तानी ने कुछ कहे बगैर अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को खोला और उसमें से एक तह किया हुआ कागज़ निकालकर मेरे आगे रख दिया। ये क्या है? मैंने इससे पूछा। पहले आप इसे पढ़ लें, उस्तानी ने कहा। इसके बाद आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने वो कागज़ खोलकर देखा। ये एक रुका था जो शादो के नाम लिखा गया था। मैंने रुका पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गईं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था।
इस रुके ने मेरी सारी मुश्किलें आसान कर दी थीं। रुके का मजमून मुझे आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी याद है। ये रुका मकतूला सरदार बेगम ने शादू के नाम लिखा था। उसने लिखा था कि आज शरीफ मेरे पास हलवा लेकर आया था। उसने मुझे बड़ा इसरार करके हलवा खिलाया, थोड़ी देर मेरे पास बैठा और फिर चला गया। उसके जाने के बाद मेरा दिल मतलाने लगा और सांस रुकने लगी। मैं समझ गई कि बेटा हलवे में जहर खिला गया है, अब मैं बच नहीं सकूंगी। मरने से पहले ये तहरीर लिखकर संदूक में रख रही हूँ ताकि किसी बेगुनाह को तंग न किया जाए। नीचे सरदार बेगम ने अपना नाम लिखा था। इस रुके से हर बात साफ हो गई थी। मैंने उस्तानी से पूछा कि इनको ये रुका कहाँ से मिला है। उस्तानी के बजाय उसका जवाब शादो ने दिया। उसने बताया कि ये रुका सरदार बेगम के संदूक से मिला है। उसने रुका मिलने के मुतालिक हर बात तफसील से सुनाई। शादो का बयान मुख्तसरन पेश है। मकतूला सरदार बेगम के पास एक बड़ा ट्रंक था जिसे वो हर वक्त ताला लगाकर रखती थी। इस ताले की चाबी वो अपने सर के बालों में पिछली तरफ गर्दन के नीचे लटकाए रखती थी। शादो को इस बात का इल्म था। जिस दिन सरदार बेगम घर में मुर्दा पाई गई थी तो शादो ने उसके बालों से वो चाबी निकालकर अपने पास रख ली थी। बाद में शादो इस चाबी के मुतालिक बिल्कुल भूल गई। भूलने की एक वजह यह भी थी कि वो ये ट्रंक को ज़्यादा अहम नहीं समझती थी। शादो को मालूम था कि इसमें दौलत तो हो नहीं सकती, मरहूम खामिद मसूद अहमद के चंद जोड़े कपड़े और कुछ तस्वीर वगैरह होंगी, लिहाजा उसने इस ट्रंक को बिल्कुल न छेड़ा। सरदार बेगम के मर जाने के बाद शादो इसे याद करके अक्सर रो पड़ती थी। ये इसी दिन की बात है जिस दिन वो मेरे पास थाने में रुका लेकर आई थी। शादो हस्बे मामूल सरदार बेगम को याद करके रो रही थी कि एक उस्तानी जो उसके साथ थाने आई थी, उसने उससे पूछ लिया कि वो क्यों रो रही है। शादो ने उसे ये बताया कि सरदार बेगम को फौत हुए इतने दिन हो गए हैं, वो घर जाकर अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें लेना चाहती है, लेकिन अब उसे घर से डर लगता है। उस्तानी ने इसे कहा कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचकर शादो ने वहां से अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। उसकी नज़र जब सरदार बेगम के ट्रंक पर पड़ी तो उसे ख्याल आया कि इसे खोल कर देखे कि इसमें क्या है। चाबी शादो के पास थी। उसने ताला खोला तो उसे कपड़ों के ऊपर ये रुका पड़ा हुआ मिला। उस्तानी ने वो रुका पड़ा तो उसने शादो को साथ लिया और वहीं से इसे मेरे पास थाने ले आई। मैंने दोनों से कुछ ज़रूरी बातें पूछी। फिर मैंने शादो से पूछा कि घर में सरदार बेगम के हाथ की लिखी हुई कोई तहरीर मिल सकती है, तो शादो ने बताया कि वो चूँकि बच्चों को पढ़ाती थी इसलिए इसके हाथ की तहरीर आसानी से मिल जाएगी। मैंने एक हवलदार को शादो के साथ भेजा कि वो इसके साथ जाकर सरदार बेगम के हाथ की तहरीर का नमूना ले आए। फिर मैंने उस्तानी और शादो दोनों का शुक्रिया अदा किया और ज़रूरत पड़ने पर इनको पेश होने के लिए कहा। शादो और उस्तानी को गए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एएसआई शरीफ को लेकर आ गया। मुझे इस शख्स को देखकर एकदम गुस्सा आ गया। मैंने एएसआई को इशारा किया तो वो इसे मेरे पास छोड़कर बाहर निकल गया। एएसआई इसे छोड़कर बाहर निकला तो शरीफ मेरे कहे बगैर एक कुर्सी पर बैठ गया। फौरन खड़े हो जाओ, मैंने मेज पर जोर से बेत की छड़ी मारकर गुस्से से कहा। सामने दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। कब क्या हुआ आगा साहब? उस शरीफ ने हक्का बक्का होकर कहा। मुझसे क्या कसूर हो गया है? वो मेरे सामने अदाकारी कर रहा था और मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने शादो को अपनी माँ का कातिल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मेरी तफ्तीश को गलत रुख पर डालने की कोशिश की थी और खुद मजलूम बना बैठा था। वो मेज पर दोनों हाथ रखकर मेरे सामने बैठा था। मैंने गुस्से के आलम में बेत की छड़ी बड़े ज़ोर से उसके हाथ पर मारी तो वो तड़प कर उठा और अपना हाथ बगल में देकर सी करने लगा। दर्द की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। फौरन इकबाली बयान दे दो, मैंने कहा, वरना तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। कैसा इकबाली बयान जनाब? उसने ढीठ बनकर कहा। अपनी माँ को तुमने खुद कत्ल किया है। मैंने उसके करीब जाकर छड़ी उसके हल्कूम पर रखकर दबाते हुए कहा। बको, जल्दी बको, किया है या नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हैं आगा साहब? शरीफ ने तड़प कर कहा। भला मैं अपनी माँ को क्यों कत्ल करने लगा? मुझे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? वो बड़ा ही ढीठ साबित हो रहा था। मैंने सरदार बेगम के हाथ का लिखा हुआ रुका उसकी आंखों के सामने करके उसे कहा कि इसे पढ़ो। उसने रुका लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ दूसरे हाथ से पीछे झटक कर कहा कि ऐसे ही पढ़ो। कागज़ का वो टुकड़ा उसकी आंखों के सामने था। वो उसे पढ़ने लगा। मैंने देखा जूं जूं वो पढ़ता जा रहा था उसका जिस्म ढीला पड़ता जा रहा था और आखिर में उसने सर झुका लिया। ये रुका तुम्हारी माँ के ट्रंक से मिला है, मैंने कहा। अब बताओ क्या कहते हो? वो मुंह से कुछ न बोला।
बस आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखता रहा। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है। थोड़ी ही देर बाद मैंने उसे इकबाली बयान देने के लिए तैयार कर लिया। उसने अपने इकबाली बयान में बताया कि उसे माँ का शादों के साथ रहना सख्त नापसंद था। वो माँ को मजबूर करता रहता था कि वो इसके साथ घर चले, लेकिन उसकी माँ किसी सूरत शादों का साथ छोड़ने पर तैयार न थी। इस बात का शरीफ को बड़ा रंज था। इसके बाद एक और ऐसी बात हो गई जिसने शरीफ को और ज़्यादा गज़बनाक कर दिया। उसके बाप मसूद अहमद के एक दोस्त ने उसे शादों के मुतालिक ये बताया कि वो एक तवाइफ है और उसका बाप उसे लाहौर की हीरा मंडी से लाया था। ऐसी ही बातें सुन सुनकर वो कुढ़ता रहता था। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता था जो औलाद को छोड़कर एक बाजारी औरत के साथ रहने लगी थी। सोच सोचकर शरीफ ने अपनी माँ और शादो दोनों को जहर देकर कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। उसने एक हकीम जुम्मा खान से संके का जहर लिया और हलवा तैयार करके उसमें मिला दिया। यह हलवा उसने दोनों को खिलाना था, लेकिन शादो को उस दिन स्कूल में ज़्यादा काम था, इसलिए वो वक्त पर घर न आ सकी। शरीफ ने बड़ा इसरार करके अपनी माँ को हलवा खिलाया और कहा कि शादो को भी ज़रूर खिलाए। थोड़ी देर के बाद शरीफ ने महसूस किया कि उसकी माँ पर घबराहट तारी हो रही है और वो खींच खींच कर सांस ले रही है, तो वो वहाँ से भाग आया। बाद में उसे पता लगा कि उसकी माँ मर गई है। मुझे क्या पता था कि माँ मरते मरते तहरीर छोड़ जाएगी, शरीफ ने ढिठाई से कहा। अगर मुझे ऐसा शक होता तो मैं माँ के मरने के बाद वहाँ से निकलता और यूं न फंसता। मैंने शरीफ का बयान कलमबंद कर लिया और उसके दस्तखत करा लिए। मैंने से हकीम जुम्मा खान का पता पूछकर एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को भेजा कि वो इस हकीम को गिरफ्तार करके थाने ले आए। जुम्मा खान को मैंने गैर कानूनी जहर रखने के जुर्म में बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मैंने बड़ी मेहनत से मुकदमा तैयार किया और कोई खाना खाली न छोड़ा। शरीफ अपने रिश्तेदारों और लोगों की लानत मलामत की वजह से अपने इकबाली बयान पर कायम रहा। इसे 20 साल कैद की सज़ा मिली। जुम्मा खान को भी 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इस तरह एक बदबख्त बेटा अपने अंजाम को पहुंचा।